আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के विवादास्पद बयान ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। अब इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ा है। भारत ने बांग्लादेश से कई जरूरी वस्तुओं के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी लागू किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया था। अब केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से भी कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेशी व्यापार के डायरेक्टरेट जनरल द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और कुछ खाद्य वस्तुएं अब आयात नहीं की जा सकेंगी। कुछ पोर्ट्स पर इन वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध त्रिपुरा समेत पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों पर भी लागू किया गया है। हालांकि अगर ये वस्तुएं भारत के रास्ते नेपाल या भूटान जा रही हो तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ऐसा अधिसूचना में कहा गया है। रेडीमेड कपड़े, फ्लेवर्ड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेक्ड फूड प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, चिप्स और मिठाइयाँ, कॉटन, प्लास्टिक और पीवीसी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई। हालांकि मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन जैसी वस्तुओं के आयात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, ऐसा नई दिल्ली ने स्पष्ट किया। निषेधाज्ञा के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के फूलबाड़ी और चेंगराबांधा भूमि बंदरगाहों से अब बांग्लादेशी सामान प्रवेश नहीं कर पाएगा। इन बंदरगाहों के जरिए पहले बांग्लादेश अपना 93% एक्सपोर्ट भारत भेजता था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किसी भी एलसीएस यानी लैंड कस्टम स्टेशन या चेंगराबांधा और फूलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर इन वस्तुओं के लिए कोई आंतरिक अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से बांग्लादेश को भारत के बाजार तक एक तरफा पहुंच मिली हुई थी, जबकि भारत को बांग्लादेश में ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं मिला। नई दिल्ली का कहना है कि व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार को पारस्परिकता के आधार पर चलना होगा, वरना अब एक तरफा छूट नहीं दी जाएगी। ट्रांजिट उपयोग के लिए बांग्लादेश भारत से प्रति किलोमीटर प्रति टन 1.8 रुपये शुल्क लेता है, जबकि देश के भीतर यह दर 0.8 रुपये है। इससे पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस फैसले से भारत बांग्लादेश के बीच वर्षों से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण व्यापारिक संबंधों को झटका लगना तय है। जहां एक ओर यह बांग्लादेश के लिए बड़ा आर्थिक झटका है, वहीं स्थानीय भारतीय उत्पादकों के लिए यह बाजार पर कब्जा जमाने का सुनहरा अवसर भी बन सकता है, ऐसा मानते हैं आर्थिक विश्लेषक। 2023 में बांग्लादेश ने दुनिया के विभिन्न देशों में 38 अरब डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात किए थे, जिसमें से 700 मिलियन डॉलर केवल भारत के साथ हुआ था। इसलिए भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को बड़ा नुकसान होना तय है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। दरअसल चीन जाकर भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए थे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने। उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूभाग से घिरे हुए हैं, यानी लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और समुद्र तक पहुंचने के लिए वे बांग्लादेश पर निर्भर है। बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग है और चीन चाहे तो इसका उपयोग कर सकता है। यही बयान बांग्लादेश के खिलाफ भारत की कार्रवाई का कारण बना है। ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सिविल सेवा अधिकारियों को टीम त्रिपुरा तैयार करने का संदेश दिया। यह संदेश उन्होंने सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की आधारशिला समारोह में दिया। राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू कर आम जनता के जीवन में सुधार लाने में सिविल सेवा अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अधिकारियों से टीम त्रिपुरा के रूप में संगठित करके काम करने की अपील की। रविवार को अगरतला के कुंजबन क्षेत्र में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की औपचारिक आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। আমি আশা করি যে আগামী দিনেও আমরা বিভিন্ন যে আমরা টিম ত্রিপুরা আমি বলবো যে টিম ত্রিপুরা
সেটা যদি আমরা বজায় রাখতে পারি, সবার জন্য যে কাজের যে প্রয়োজন, যে মৌলিক যে সমস্যাগুলো, সেটা আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা হোক, রাস্তাঘাটে হোক, এখানে ইলেকট্রিসিটি হোক, বিভিন্ন যে যোজনাগুলো আমাদের সেন্ট্রালের এবং স্টেটের আমরা আছে, সেইগুলো আমরা তবে পৌঁছাতে পারব। আপনারা অলরেডি করেছেন বিভিন্ন প্যারামিটার। আমরা যখন দিল্লিতে আমাদের বৈঠক হয়, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমরা অন্যান্য বড় বড় যে বিগ স্টেটগুলো। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारी अत्यंत मेधावी हैं। इनके लिए एक पारदर्शी कार्य परिस्थिति निर्मित हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 59 IAS, 42 IPS, 40 IFS, 470 TCS और 152 TPS अधिकारी कार्यरत है। ধরনের ট্যালেন্ট আমরা এখন যেভাবে কাজ করছি, যেভাবে আমাদের মানে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমরা সুযোগ একটা মহল তৈরি করেছি, একদম এক একজন থেকে একটা ট্যালেন্টেড যে যারা প্রার্থীরা এসছেন, এবার সত্যি আমাদের আগামী দিন, আমি সেদিনও বলেছি যে ত্রিপুরা কোন জায়গায় যাবে আমি জানি না, অনেক বেটার পজিশন হবে। আমাদের এখন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় 59 জন মতো IAS অফিসার আছেন, বাইরের IAS অফিসার, এবং 42 জন IPS অফিসার। কিছু কিছু IAS অফিসার এখনো বাইরেও আছেন, তাদের আমি কাউন্ট করলাম না। এখানে 40 জন IFS অফিসার আছেন এবং 470 জন আমাদের TCS অফিসার, 152 জন TPS অফিসার, 50 জন TFS অফিসার ত্রিপুরাতে আছে। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिविल सेवा अधिकारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना, सेवाओं का समन्वय सुनिश्चित करना और एक सहयोगी भावना से कार्य करने वाली टीम तैयार करना, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संस्थान में आधुनिक सिविल प्रशासन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए सेमिनार, संगोष्ठी, परिचर्चा, वाद विवाद, भाषण और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नागरिक प्रशासन की आधुनिक प्रगति से अधिकारियों को अवगत रखने हेतु जर्नल, पत्रिका और मैनुअल प्रकाशित और वितरित किए जाएंगे। यह संस्थान सिविल प्रशासन की आधुनिक दक्षताओं के प्रसार, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय, ज्ञान साझा करने तथा उसके सार्वभौमिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर यह सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट पूरी तरह से स्थापित कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रविवार को इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की औपचारिक आधारशिला रखी गई। मत्स्य मंत्री सुधांशु दास ने जानकारी दी कि इस एक्वा पार्क से हर साल 3000 से 5000 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा। बहुप्रतीक्षित इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की औपचारिक आधारशिला रविवार को रखी गई। रविंद्र शतवार्षिकी भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर त्रिपुरा राज्य के मत्स्य मंत्री सुधांशु दास भी मौजूद थे। इस अवसर पर राज्य के मत्स्य मंत्री सुधांशु दास ने जानकारी दी कि इस पार्क से प्रति वर्ष 3000 से 5000 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन संभव होगा। फिलहाल त्रिपुरा को सालाना 1,17,000 मेट्रिक टन मछली की आवश्यकता होती है, जिनमें से करीब 31,000 मेट्रिक टन की कमी बनी हुई है। मंत्री ने बताया कि इस कमी की पूर्ति वर्तमान में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बांग्लादेश से मछली आयात कर की जाती है। Program, and I'm really very much excited for this program, and for that particular integrated aqua park, we are expecting that in coming days minimum 3,000 to 5,000 metric ton fish will be production over there. And as you all know, fish consumption is high rate in our state. More than 98% people are fish eater, so obviously fish demand is very high in our state. When we calculate our demand and production, we have 1,17,000 metric ton fish production in 1,17,000 metric ton fish is required for every year for the people of Tripura, and at the same time our production is only 85,000 metric ton. So there is a 31,000 gap, 31,000 metric ton gap.
So that particular gap fish we are importing from neighboring state called West Bengal, then Andhra Pradesh, somewhere from Odisha, and sometimes neighboring country from Bangladesh. So this is मत्स्य मंत्री ने बताया कि इस इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क से मछली उत्पादन के साथ साथ राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने ये बताया कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिनमें से अब तक 42 से 50 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। We want to increase fish production, at the same time we want to create more employment generation. So that is why this integrated aqua park will play a vital role to meet our demand as well as to make our state self-reliant. So what is the total investment in this aqua park that is? As of now, we received 42.50 crore like this. So it is first phase. We are expecting more amount will be received, and our target was 100 crore for establishing the integrated aqua park. So this scheme it's play a huge role for meet the demand of especially Unupati as well as other part of our state. So I would like to extend my heartiest thanks and gratitude to the Honorable Union Minister for Fishery and Animal Husbandry, Sri Rajiv Ranjan Singh ji, for sanctioning such a big and significant project for the people of Tripura. राज्य के ऊनकोटी जिले के कैलाशहर में निर्माणाधीन यह इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मत्स्य उत्पादन के साथ साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। इस पार्क में एक फिश प्रोसेसिंग यूनिट, एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा और एक मनोरंजन क्षेत्र भी शामिल होगा। राज्य सरकार ने बताया कि यह प्रोजेक्ट स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। एक बार पूरी तरह कार्यान्वित होने के बाद यह एक्वा पार्क लगभग 200 प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित करेगा। पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए इसमें टिकाऊ मत्स्य पालन पद्धतियां जैसे बायोफ्लैग तकनीक और रिस्कर्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम अपनाए जाएंगे। यह पार्क पर्यावरण अनुकूल मछली आहार और पैकेजिंग सामग्री के उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा मछुआरों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस एक्वा पार्क में की जाएगी। साथ ही मछुआरों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य और बाजार तक पहुंच दिलाने में भी यह पार्क मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य के तहत त्रिपुरा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब कुछ केंद्र सरकार करेगी। रविवार को रविंद्र भवन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में यह बात केंद्रीय मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि देश भर में कुल 11 एक्वा पार्कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिनमें से पूर्वोत्तर भारत में 4 एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने यह भी कहा कि त्रिपुरा में मत्स्य पालन और पशुपालन की अपार संभावनाएं मौजूद है। में भी है और फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने का पोटेंशियल भी है त्रिपुरा में, और उसी को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क दे रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे देश में 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सैंक्शन किया है, जिसमें 4 नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में है, असम में है, नागालैंड में है और अरुणाचल प्रदेश में है। तो 11 में 4 हम लोगों ने दिया है, और नॉर्थ ईस्ट में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने का काफ़ी पोटेंशियल है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट स्टेट को बनाने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। थैंक यू। विलेज कमेटी चुनाव को लेकर राज्य सरकार और सभी राजनीतिक दलों की चुप्पी बनी हुई है। कागजों में भले ही एडीसी इलाके में 500 विलेज कमेटी दिखाई गई है, लेकिन वर्तमान प्रशासन ने बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के यह संख्या बढ़ाकर 700 कर दी है। ऐसा मानना है जानकार सूत्रों का।
त्रिपुरा की एडीसी क्षेत्र में विलेज कमेटी चुनाव को लेकर राज्य सरकार की तीनों सत्तारूढ़ सहयोगी दलों ने चुप्पी साध रखी है। इस कारण यह संदेह उठ रहा है कि क्या वाकई में कभी इन कमेटियों का चुनाव होगा भी या नहीं। 2021 में एडीसी क्षेत्र की इन विलेज कमेटियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई चुनाव नहीं कराया गया है। इन 4 वर्षों में 500 से अधिक गांव का संचालन एडीसी प्रशासन द्वारा नामित राजनीतिक कमेटी के माध्यम से ही किया जा रहा है। हालांकि कागजों में एडीसी में 500 कमेटियां ही दर्ज है, मगर अब खबरों के अनुसार यह संख्या बढ़कर 700 कर दी गई है। नई 700 कमेटियां बना दी गई हैं और कार्य भी इन्हीं नामित कमेटियों से करवाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन नई कमेटियों की कोई आधिकारिक जानकारी राज्य सरकार के पास मौजूद नहीं है। नियम के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में विलेज कमेटी की संख्या बढ़ानी हो तो ठीक विधानसभा क्षेत्रों की तरह सीमांकन अधिसूचना जारी करनी होती है। उसके बाद एक तय समय अवधि में आपत्तियां मांगी जाती है, सुनवाई होती है और एक रूपरेखा तैयार कर कमेटियों की संख्या बढ़ाई जाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया राज्य इलेक्शन कमीशन की निगरानी में की जाती है, मगर वर्तमान में ना तो ऐसी कोई अधिसूचना जारी हुई है और ना ही राज्य चुनाव आयोग को इस विस्तार की कोई जानकारी है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि एडीसी प्रशासन ने आखिर कैसे कानून की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से कमेटियों की संख्या बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 2021 में कमेटियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव न कराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। उक्त मामले में हाईकोर्ट ने राज्य इलेक्शन कमीशन को हलफनामा दाखिल कर ये बताने का निर्देश दिया था कि चुनाव कब संपन्न होगा। राज्य इलेक्शन कमीशन ने हलफनामे में कहा था कि 2024 के दिसंबर तक चुनाव संपन्न कर दिए जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस विषय को जनजातीय कल्याण विभाग को सौंपा था, लेकिन विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 2024 के पंचायत चुनाव के बाद विलेज कमेटी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी। यह भी राज्य चुनाव आयोग ने कहा था, मगर जनजातीय कल्याण विभाग से कोई हरी झंडी नहीं मिली और इसी तरह 2025 का आधा साल गुजर जाने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि एडीसी की विलेज कमेटियों का चुनाव आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 100 टॉपर्स को प्रति महीने 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर पर 54,000 रुपये और माध्यमिक स्तर पर 24,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा बालिकाओं को स्कूटी भी दी जा रही है। त्रिपुरा राज्य शिक्षक संघ के द्वितीय त्रैवार्षिक सम्मेलन में वक्तव्य देते हुए समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने ये बातें कही। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में जमीनी स्तर से बदलाव लाने के लिए और भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। ये जानकारी भी उसी दिन समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने दी। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অনেকগুলো তাদের অগ্রগতি আনার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিকে যারা টপার 100, যারা মাধ্যমিকে 100 জন যারা ভালো নাম্বার তুলেন বা উচ্চ মাধ্যমিকে যারা ভালো নাম্বার তুলছেন তাদেরকে প্রত্যেক মাসে 5,000 টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন অর্থের কারণে তাদের পড়ায় অসুবিধা না হয়। আমরা আমাদের এখানে দিব্যাঙ্গ ভাই বোন যারা টপার, দিব্যাঙ্গ ভাই বোন যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো মার্ক আনছেন তাদেরকেও আমরা 54,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে মাধ্যমিকে, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য, এবং মাধ্যমিকে 24,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে। বালিকাদের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের এখানে 100 জনকে স্কুটার দেওয়া শুরু হয়েছে। এই ধরনের অনেকগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তন এসেছে এই কিছুদিনের মধ্যে। आज के छात्र छात्राएं ही आने वाले कल में देश का भविष्य होंगे। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसी संदेश को केंद्र में रखते हुए त्रिपुरा राज्य शिक्षक संघ का त्रैवार्षिक दूसरा राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। रविवार को यह सम्मेलन अगरतला के नजरुल कला क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस राज्य सम्मेलन में पूरे त्रिपुरा से कुल 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। এই জন্য বিদ্যালয়গুলিকে
সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। তো আমরা বিদ্যালয়ের পরিবেশটাও শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা বিদ্যালয়ের পরিবেশটাও যাতে সুন্দর হয় এবং একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ওঠে, যারা আগামী দিন আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করবে। তো আজকে এই সম্মেলনে মাধ্যমে আমরা সবার কাছে বার্তা দিতে চাই যে সবাই যাতে তাদের নিজের যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য, বিশেষ করে শিক্ষকদের সমাজ গঠনে, ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য এবং সমাজ গঠনে যে ভূমিকা রয়েছে সেটা যাতে যথাযথভাবে পালন করে। त्रिपुरा के बिलोनिया सीमा क्षेत्र में बांग्लादेश द्वारा अवैध रूप से बनाए गए बांध के कारण कुछ ही घंटों की बारिश में बोल्लमुख सीमा इलाके के खेत और रोहिष्याबाड़ी जलमग्न हो जाता है। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। बांग्लादेश द्वारा अवैध रूप से बनाए गए इस बांध के कारण बरसात के दिनों में बिलोनिया शहर से सटे मोहरी नदी के उत्तर तट पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सुकांतो नगर, नेताजी सुभाष चंद्र नगर और ईशान चंद्र नगर ग्राम पंचायतों के 500 से अधिक परिवार और हजारों लोग कुछ घंटों की बारिश में ही जल जमाव की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सुकांतो नगर पंचायत के उत्तर बिलोनिया और बल्लमुख क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा से सटे नो मेंस लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौते का उल्लंघन करते हुए बांग्लादेश सरकार ने 50 गज से भी कम दूरी पर कहीं कहीं 15 से 20 फुट ऊंचा और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा बांध बना दिया है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बांध में कहीं भी पानी की निकासी का रास्ता ही नहीं छोड़ा गया और पहले से मौजूद नाले को भी बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोग बेहद आक्रोश में हैं। মাত্র গতকালকের একদিনের যে বৃষ্টির জল বাংলাদেশের এই বাঁধের ফলে এখান দিয়ে যে জল জমছে, এটা এখন এমন একটা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আস্তে আস্তে জল যদি বাড়ে তোলে গ্রামের মানুষ শরণার্থীর দিকে যাচ্ছে। এখন আমাদের একটা দাবি আছিল এখান দিয়ে খাল কাটতে গিয়ে যে যদি জলটা যদি ওকে নদীর দিকে যদি নিয়ে ফেলায় তাহলে আমরা একটু বাঁচতাম। অনেক জমি টমি ডুবে গেছে, ধান টান করছিল, এইদিকে সব ডুবে গেছে। এখন আস্তে আস্তে বাড়িঘরের দিকে উঠতে আছে। সবাই আইছে এখানে আধিকর্তারা, তারা দেখবেও লিখেছে এটা যদি অতি তাড়াতাড়ি সত্তর কাজটা যদি করে তাহলে আমরা খুব উপকৃত হইতাম। আগে এই জলটা কোন দিক দিয়ে যেত? এটা আগে বাংলাদেশের ওই দিক দিয়ে একটা খালা ছিল, সেই খালটা দিয়ে যেত। এখন তারা খালটা বন্ধ করে এলেছে। এখন পুরো জলটা জমে গেছে। পুরা জল জমে গেছে। কয় ঘন্টার জলে মানে বৃষ্টিতে এমন জল জমছে? বড় জোর রাত্রে 2 চূড়ার জল, 2টা ধাপের বৃষ্টি, 2-3 ঘন্টার জল। আর আগে কতক্ষণের বৃষ্টিতেও ছিল? আগে এটা একমাত্র মৌরি নদীর বাঁধ ভাঙার ফলে এখানে জল ছিল, এর আগে কোনোদিন জল ছিল। এখন শুধু এই বারটার ফলে জল ছিল। কি চাইতেছেন? এখন আমরা চাইতে আছি এখান দিয়ে যদি একটা খাল কাটতে যদি নদীর মধ্যে নিয়ে পালায় তাহলে তো ভালো হয়, মৌরি অবয়া নদীর মধ্যে নিয়ে পালায়। মানে जहां अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार किसी भी देश को सीमा पिलर से 150 गज की दूरी के भीतर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, वहीं बांग्लादेश ने इस नियम की अवहेलना करते हुए बांध खड़ा कर लिया है। इसका नतीजा यह है कि महज 1 घंटे की बारिश में सैकड़ों बीघा खेत और तालाब पानी में डूब गए। लोग भयभीत है कि अगर यही हालात 2 घंटे की बारिश में है तो बरसात के पूरे मौसम में क्या होगा। যে মাত্র গতকালকের একদিনের যে বৃষ্টির জল বাংলাদেশের এই বাঁধের ফলে এখান দিয়ে যে জল জমছে, এটা এখন এমন একটা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আস্তে আস্তে জল যদি বাড়ে তোলে গ্রামের মানুষ শরণার্থীর দিকে যাচ্ছে। এখন আমাদের একটা দাবি আছিল এখান দিয়ে খাল কাটতে গিয়ে যে যদি জলটা যদি ওকে নদীর দিকে যদি নিয়ে ফেলায় তাহলে আমরা একটু বাঁচতাম। অনেক জমি টমি ডুবে গেছে, ধান টান করছিল, এইদিকে সব ডুবে গেছে। এখন আস্তে আস্তে বাড়িঘরের দিকে উঠতে আছে। সবাই আইছে এখানে আধিকর্তারা, তারা দেখবেও লিখেছে এটা যদি অতি তাড়াতাড়ি সত্তর কাজটা যদি করে তাহলে আমরা খুব উপকৃত হইতাম। আগে এই জলটা কোন দিক দিয়ে? स्थानीय लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि भारतीय सीमा में मफीज मियां घाट क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मोहरी नदी के बांध का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। इसके साथ ही बांग्लादेश द्वारा अवैध रूप से बनाए गए बांध में पानी की निकासी का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ शैलेश कुमार यादव ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशानुसार अगरतला शहर में निर्माणाधीन जल संशोधन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि इन प्रोजेक्ट का काम अगले 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ शैलेश कुमार यादव ने रविवार को अभयनगर ब्रिज के पास निर्माणाधीन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 2010 से बांग्लादेश सरकार की यह मांग रही है कि अगरतला से जितने भी जल स्रोत बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं उनमें शुद्ध किया हुआ जल ही भेजा जाए। इसके बाद भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने 2021 से जल शोधन की प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। अगरतला शहर के विभिन्न सेफ्टी टैंक और नालों से गंदा पानी काटाखाल और हावड़ा नदी में बहकर प्रदूषण फैला रहा है, जो अवैध है। इसी प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन 80,000 लीटर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बनाया गया है। इसके अलावा 5 नए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और बनाए जा रहे हैं। अभयनगर ब्रिज के पास 150 लाख लीटर का, रंजीत नगर काठाखाल में 100 लाख लीटर का, कालापानिया में 50 लाख लीटर का। साथ ही हावड़ा नदी के दक्षिण किनारे पर जितने भी जल स्रोत नदी में मिलते हैं वहां से पाइपलाइन के जरिए पानी को प्यूरिफिकेशन प्लांट में लाया जाएगा और उसे शुद्ध कर बाद में वह जल बांग्लादेश भेजा जाएगा। ऐसा बयान दिया शैलेश कुमार यादव ने। সেফটি ট্যাঙ্কের জল আছে, আপনার বাথরুম কিচেনের জল আছে, যেটা ড্রেনেজ আছে, এটা ডাইরেক্টলি কাটাখাল বা হাওড়া নদীর মাঝে ডাইরেক্টলি ঢুকে যাচ্ছে, এখনো ঢুকছে। তো ওর থেকে জল প্রদূষিত আর এটা অ্যাকচুয়ালি ইলিগাল। তো এর জন্যই আমরা নতুন ভাবে উদ্যোগ নিয়ে, যদি আপনারা দেখবেন আখাউড়া খালের যে ছিল, আখাউড়া খালের বর্ডার কাছে, ওখানে আমরা একটা AWD মানে 80 লাখ লিটার প্রতিদিন এটা ট্রিটমেন্ট করে সাফ জল করে এটা প্লান্ট অলরেডি মাননীয় হোম মিনিস্টার যখন এখানে NEC কনফারেন্স ছিল ওই সময় উনি উদ্বোধন করেছেন। এর ছাড়া এখন 5টি নতুন আমরা সিভেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করেছি। এটা এখানে আছে এজি বর্মন ব্রিজের কাছে, এটা হচ্ছে 15 ml মানে 150 লাখ লিটার পার ডে, যেটা নোংরা জল আছে ওটাকে সাফ করে এটা এই কাটাখালে ছাড়া। এর ছাড়া এটা রঞ্জিত নগর যেটা হচ্ছে কাটাখাল উপরেই রঞ্জিত নগরে একটা ওটাও অ্যাডভান্স স্টেজে আছে, ওটা 10 ml মানে 100 লাখ। भारतीय ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशों के अनुसार किसी भी जल स्रोत में प्रदूषित या गंदा पानी छोड़ना प्रतिबंधित है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह परियोजनाएं शुरू की गई है। এটা বাংলাদেশের অনেকগুলি অবজেক্ট ও যেটা করা হয়েছে, তারপরে অনেকগুলি ওরা আর অবজেক্ট দিয়েছে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিবিউনাল হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় হেরিটেজ ট্রিবিউনাল যেটা বলা জাতীয় হেরিটেজ, ওরা যে রায় হচ্ছে কি কোনো রকম নোংরা জল, কোনো জল স্রোত যেটা হচ্ছে, জলের উৎস যেটা হচ্ছে, কোনো ক্যানাল হচ্ছে, কোনো রিভার হচ্ছে, ওখানে ছাড়া যায়। और इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो, वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड। ওই জন্য এই সমাজ কাজ আমরা একটা ওয়ার ফুটিং এ নিয়েছি। এই সমাজ কাজ যদি আমরা দেখবেন গত বছরে চালু হয়েছে মোটামুটি আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে, এখন এটা অ্যাডভান্স স্টেজে আছে। और এই সব কাজ জন্য জায়গা লাগে, অনেকগুলি জায়গা লাগে। একটা প্ল্যান করতে যান তো আপনার 1.5-2 एकड़ তো কাটাখালের কাছে হাওড়া কাছে যে জায়গা আমরা পেয়েছি ওখানে 2024 के 5 अगस्त को बांग्लादेश में जन निर्वाचित शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वर्तमान में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय में बांग्लादेश भारत की नदियों और नालों को लेकर अत्यधिक सक्रिय हो गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने नदियों और नालों के संरक्षण और मरम्मत का कार्य शुरू किया है। राज्य सरकार की योजना है कि अगले 2 वर्षों में सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा के उनकोटी जिला मुख्यालय कैलाशहर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं है। खासकर कैलाशहर के शिंगरबिल ADC विलेज स्थित कनिका मेमोरियल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि 4 दिनों से अस्पताल में बिजली नहीं है, जिसके कारण मरीजों को आवश्यक सेवाएं नहीं मिल पा रही है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि बिजली नहीं होने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को शौचालय या बाथरूम के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यहां तक कि पीने के पानी की भी भारी किल्लत हो गई है। কণিকা মেমোরিয়াল হসপিটাল সিঙ্গির মিলে কৈলাসহর আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি এই সিজনে দেখা যায় প্রায় সময় ইলেকট্রিক্যাল একটু সমস্যা হয়। তো লাস্ট 1-2 দিন ধরে এরকম একটু অসুবিধা হয়েছিল, কারেন্টটা খুব বেশি আপ ডাউন করতেছিল। তো যার ফলে আমরা এখানে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार की 86वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर रविवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह भी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में त्रिपुरा में कुशासन चल रहा है। इस दौर में सुधीर रंजन मजूमदार जैसे दिवंगत और पूर्व मुख्यमंत्री की शासनकाल की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम किया था। যখন মানুষ দুঃশাসনের সম্মুখীন হচ্ছে, কুশাসনের মধ্যে মানুষকে বসবাস করতে হচ্ছে, তখন এই সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সময়কালে বিশেষ করে কর্মসংস্থান, চাকরিজীবীদের তাদের মহার্ঘ ভাতা থেকে শুরু করে পে কমিশন, আমাদের রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের উন্নয়ন, সার্বিকভাবে ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা সকলেই এক বাক্যে এটা স্বীকার করেন এবং মনে আমরা ওনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।